नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया जिस सीज फायर के जरिए शांति की उम्मीद कर रही थी, क्या वो सीज फायर खत्म हो चुका है और जंग शुरू हो चुकी है? वैसे तो दुनिया को इस जंग में शांति की उम्मीद उस वक्त भी खत्म थी जब आतंकी पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए चुना गया था। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया, सीज फायर तोड़ दिया, या फिर अमेरिका ने इस घटना को बहाना बनाकर ईरान के 80 ठिकानों को मिटा दिया? क्या अमेरिका ने सीज फायर का इस्तेमाल एक सोची समझी रणनीति के तहत किया, जिसमें मकसद कभी शांति और युद्ध विराम करना था ही नहीं? मकसद था मोज़्ज़तमा खमेनेई को बाहर निकालना और फिर उसको निशाना बनाना। लेकिन जब अपने पिता अयातुल्लाह के जनाजे में भी बेटा मोज़्ज़तमा खमेनेई पहुंचा नहीं, तो फिर अमेरिका ने जंग का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया फिर से तेल संकट, गैस संकट, महंगाई और मंदी की जद में आने वाली है, और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए आपको समझाते हैं, क्योंकि सीज फायर खत्म हो चुका है और जंग शुरू हो चुकी है। सोचिए, 60 दिन का समझौता था, 2 सप्ताह भी नहीं चला। हालांकि समझौता होने के 48 घंटे में ही सीज फायर टूट गया था, लेकिन फिर भी दुनिया को उम्मीद थी कि शायद यह समझौता आगे बढ़े और दुनिया में शांति रहे। तो फिर यह समझौता क्यों टूटा, कैसे टूटा, और क्या समझौते की कोई गुंजाइश बची है? इसको समझने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की तरफ से क्या बयान आए हैं, शुरुआत प्रोग्राम की इसके ही साथ करते हैं और देखिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। शांति समझौता अब खत्म हो चुका है, तेहरान सरकार एक कैंसर के जैसी है, हम जल्द उसकी सर्जरी करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जबकि हबीबुल्लाह सयारी, जो कि सीनियर कमांडर रियल एडमिरल है ईरान के, वो कह रहे हैं अगर अमेरिका नौसेना हमारे तटों पर उतरती है तो हम उनके लिए उस जगह को जहन्नुम बना देंगे, वहां से कोई लौटकर वापस नहीं जा पाएगा। एक बार फिर से तल्खी दोनों ही देशों के बीच में सामने आ रही है। कमाल की बात यह है, इस वक्त इजराइल कुछ नहीं कह रहा। शायद इजराइल ने ईरान के तमाम ठिकानों को ट्रिगर कर लिया है और वो सिर्फ इंतजार कर रहा है उस एक कमांड का जो अमेरिका की तरफ से दी जाए। लेकिन अब सवाल यह कि यह समझौता जो चल रहा था, जिसके लिए बातचीत चल रही थी, जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन था, वो टूटा कैसे, और इस विवाद की असली जड़ क्या थी, जरा समझिए। क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने 18 जून को एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 60 दिनों तक लड़ाई रोकने और व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने पर सहमति बनी। लेकिन मंगलवार को ईरान की IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 बड़े कमर्शियल तेल टैंकर्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। इन हमलों में सऊदी अरब और कतर के जहाजों को निशाना बनाया गया। ओमान के तट के पास एक LNG टैंकर में आग भी लग गई। हालांकि ईरान ने दावा किया कि इन जहाजों ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। तो क्या अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो जहाजों को आग के हवाले कर दिया जाएगा, मिसाइल अटैक किया जाएगा? बहरहाल जैसी यह घटना घटी, इसे डिक्लेरेशन का उल्लंघन माना गया, और उल्लंघन के बाद अमेरिका ने ईरान में 1, 2 नहीं, दर्जनों नहीं, 80 जगहों पर बैक टू बैक हमले किए। अमेरिका ने मंगलवार को 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर सटकॉम के नए हवाई हमले शुरू कर दिए। साथ ही इसने अमेरिका ट्रेजरी का वो महत्वपूर्ण लाइसेंस भी रद्द कर दिया, जिसके तहत तेहरान को तेल बेचने की अनुमति दी गई। यह कदम उस घटना के बाद दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया, जिसमें आरोप है कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में 3 वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया। आपको ध्यान होगा, पिछले महीने तेहरान के साथ हुए युद्ध विराम के बाद यह वॉशिंगटन की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। सेंटकॉम ने कहा कि यह अभियान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे व्यापारिक जहाजों पर ईरान के ताजा हमलों के तत्काल जवाब के रूप में चलाया गया है। 3 जहाजों पर अटैक किया गया तो अमेरिका ने ईरान के अंदर 80 ठिकानों पर अटैक कर दिया।
जरा देखिए ईरान में कहां कहां ये मिसाइल अटैक किए गए और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि अमेरिका का मकसद शुद्ध रूप से ईरान को पैरालाइज करना है। और जहां पूरा ईरान अयातुल्ला खमेनेई के जनाजे में मशगूल है, वहां जंग का एक ऐसा ऐलान किया जाए जहां ईरान की तमाम मजबूत प्रणालियां ध्वस्त कर दी जाए। जरा देखिए अमेरिका ने कहां कहां अटैक किया। अमेरिका ने ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों पर सीधा अटैक किया। अमेरिका ने ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अटैक किया, तटीय रडार ठिकानों पर अटैक किया, जहाज रोधी मिसाइल क्षमता पर अटैक किया। IRGC की 60 से ज्यादा जो नौकाएं हॉर्मुज के अंदर मौजूद थी, उन्हें पिन पॉइंट टारगेट करके अटैक किया गया। अब इनको अंदाजा लगाइए सर, एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खत्म कर दिया गया है, तटीय रडार ठिकाने खत्म कर दिए गए हैं ताकि अमेरिका की मिसाइल्स को ट्रैक किया ही ना जा सके, रडार की जद में ना आए। इसके अलावा जहाज रोधी मिसाइल क्षमता को खत्म कर दिया गया है और जो IRGC जिसने एक तरीके से हॉर्मुज के अंदर पूरा कंट्रोल लिया हुआ है, उस IRGC की 60 नौकाओं को भी टारगेट किया गया। अब जरा देखिए ईरान के वो प्रमुख ठिकाने जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, या कहिए कि जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है उसको कंट्रोल करने के जो प्रमुख ठिकाने हैं, वहां पर भी अमेरिका ने अटैक कर दिया। और वो 3 ठिकाने कौन कौन से हैं, एक नजर इस पर भी डालिए और देखिए। ये है केशम द्वीप, सिरिक और बंदर अब्बास। केशम द्वीप के अंदर 6 बार बड़े धमाकों की आवाज सुनाई गई। 7 से 9 मिसाइलें गिरने की खबर सिरिक से आई और बंदर अब्बास में करीब 10 धमाके सुने गए। आप सोचिए ईरान के प्रमुख ठिकाने हैं केशम द्वीप, सिरिक और बंदर अब्बास। केशम द्वीप में 6 बड़े धमाकों की आवाज, सिरिक में 7 से 9 मिसाइल गिरने की खबर, बंदर अब्बास में करीब 10 धमाके सुनाई दी। अब यहां से पूरे दुनिया पर असर पड़ेगा और पूरी दुनिया पर असर पड़ने के साथ मानकर चलिए जो ईरान की अर्थव्यवस्था है, ईरान का जो हॉर्मुज पर कंट्रोल है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जरा तीनों को समझिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे बसा शहर जो सिरिक, केशम और बंदर अब्बास है। यहां से ईरान समुद्र में आने वाले जहाजों और नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखता है। इसमें केशम, यह फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है और यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में है, इसलिए ईरान के लिए समुद्री सुरक्षा और निगरानी का अहम केंद्र है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है। यहीं से ईरान की नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड की कई समुद्री कार्रवाइयां संचालित होती हैं और तीनों को टारगेट किया गया। यह इसलिए भी टारगेट किया गया है क्योंकि ईरान बार बार दावा कर रहा था ये तीनों ऐसी जगह है जहां अगर अमेरिका आया तो जगहों के साथ अमेरिका के लिए वहां जहन्नुम तैयार कर दिया जाए। फिलहाल मिसाइल के जरिए वहां अमेरिका ने जहन्नुम बनाने की तैयारी की। सिर्फ इतना नहीं, ईरान ने भी अटैक किया, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर अटैक नहीं किया। ईरान ने अमेरिका के जो ठिकाने हैं, जो बेस है, जो ईरान के नजदीक है, जो पड़ोसी है, वहां पर अटैक किया। और ईरान भी दावा कर रहा है कि उसने ऐसे 80 ठिकानों को निशाना बनाया जो उसके आसपास के पड़ोसी देशों के अंदर अमेरिकन बेस है और वहां मिसाइलें दागी गई। दरअसल ईरान के निशाने पर कुवैत रहा। ईरान ने पलटवार किया। पड़ोसी देशों जिनमें बहरीन और कुवैत में हड़कंप मच गया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कुवैत पर बमबारी करना शुरू कर दिया। कुवैत की सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि देश पर दुश्मन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए और इसका सेना प्रमुख मुस्तैदी से जवाब दे रही। ईरान जंग के लिए तैयार है। सुरक्षा को देखते हुए पूरे कुवैत में एयर रेड सायरन बजा दिए गए। सरकारी समाचार एजेंसी कूना ने भी देशव्यापी सायरन बजाए जाने की पुष्टि की है। और यही वजह है कि जब ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर अटैक किया तो यूरोपियन कमीशन ने ईरान पर अटैक किया, ज़बानी अटैक किया और अटैक को गलत बताया। यूरोपियन कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट काजा कल्लास ने बयान दिया और कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने युद्ध खत्म करने के लिए पहले से की जा रही मुश्किल बातचीत को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। बहरीन और कुवैत पर ईरान के हमले मंजूर नहीं है। मेमोरेंडम के तहत तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का
वादा किया था। स्ट्रेट के पास जहाजों पर उसके हालिया हमले उस वादे का उल्लंघन करते हैं। एनर्जी सप्लाई को फिर से शुरू करने में रुकावट डालने का खतरा पैदा करते हैं। नेविगेशन की आजादी बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए और यहां यूरोपियन कमीशन ईरान की उस वारदात के खिलाफ है जो उसने 3 वाणिज्यिक जहाजों पर अटैक किया। अब सवाल यह कि जब यह घटा तो दुनिया पर क्या असर पड़ा। इसमें 2 तरीके की थ्योरी है। एक थ्योरी है क्योंकि दुनिया इस जंग को एक बार देख चुकी है और उससे सबक सीख चुकी है, तो क्या वाकई में दुनिया के देश इस जंग से अपने देशों, अपने लोगों को बचाने के लिए तैयार है। दूसरी थ्योरी है असर पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज एक तरीके से लाइफलाइन है कई देशों की, उनमें भारत भी है। तो जरा देखिए, जब यह घटना घटी और ट्रंप ने कहा कि यह सीज फायर खत्म हो चुका है और जंग शुरू हो चुकी है, इस घटने के तुरंत बाद बाजार पर क्या असर पड़ा, जरा देखिए। भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ा। सेंसेक्स 1677 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है। एक तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स में ब्लडबाथ नजर आया, जहां निफ्टी 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 1677 पॉइंट, और एक वक्त में यह 1900 पॉइंट तक पहुंच चुका था। WTI जरा देखिए, WTI 2.7% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ और ब्रेंट क्रूड 6% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। इसका मतलब यह कि एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा नजर आया और शेयर बाजार धड़ाम से गिरता हुआ नजर आया। और यही वजह रही कि इस ऐलान भर के बाद सेंसेक्स 1617 पॉइंट गिर गया, WTI 2.7% बढ़ गया, ब्रेंट क्रूड 6% बढ़ गया। अब सवाल है कि क्या वाकई में भारत के अंदर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के बाद फिर से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ेंगे। इसके असर फिलहाल कम ही नजर आते हैं, लेकिन अटैक की खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तुरंत बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड $75 प्रति बैरल और अमेरिकी WTI $71 तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव ऐसे ही रहा तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतें और तेजी से बढ़ेंगी। इसके अलावा दुनिया का 20% तेल इसी स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और युद्ध के कारण यह रास्ता असुरक्षित हो चुका है, जिससे आने वाले समय में दुनिया भर में एक बार फिर से ईंधन का संकट गहरा सकता है। तो क्या वाकई में अमेरिका ईरान के बीच फिर से जंग के हालात बन चुके हैं और इसको रोकना लगभग नामुमकिन है? जरा इसको समझते चलिए, क्योंकि 28 फरवरी 2026 यहां से कहानी शुरू होती है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए, खेमेनेई के मारे जाने की खबर आई और ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही हॉर्मुज में तनाव बढ़ता चला गया। 1 से 10 मार्च 2026 ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के सैन्य ठिकानों, इजराइल और खाड़ी देशों की तरफ मिसाइल और ड्रोन दागे। 15 मार्च 2026 यूएन, चीन, रूस, पाकिस्तान, कतर और ओमान समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से युद्ध रोकने की अपील की। बैक चैनल कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई, जबकि 7-8 अप्रैल 2026 पाकिस्तान की मध्यस्थता से ईरान और अमेरिका 60 दिन के अस्थायी सीज फायर पर सहमत हो गए। लेकिन अप्रैल-जून के बीच में दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर 3 दौर की बातचीत हुई और 17 जून 2026 पाकिस्तान की मध्यस्थता से शांति समझौता हुआ। हॉर्मुज खोलना, अमेरिकी प्रतिबंध हटाना और ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना तय हुआ। जबकि 27-28 जून को हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ईरान में एक बार फिर से एक दूसरे पर हमले शुरू हुए और 8 जुलाई को ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर समझौता खत्म करने की घोषणा की और आगे कहा कि यह समझौता दोबारा नहीं होगा। लेकिन इस सबके बीच में एक और घटना घटी। याद कीजिए, जब यह जंग शुरू हुई थी तो जो नेटो कंट्रीज थी, उन नेटो कंट्रीज ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया था। यहां तक कि कई नेटो कंट्रीज ने इस जंग में अमेरिका के लिए अपने एयर स्पेस को भी ब्लॉक कर दिया था। लेकिन क्या वाकई में ईरान का 3 व्यापारिक जहाजों पर अटैक उसने नेटो को फिर से अमेरिका के साथ लाकर खड़ा कर दिया? यह हम नहीं कह रहे, नेटो चीफ का बयान क्या है जरा देखिए। जब संघर्ष विराम हो और उसका उल्लंघन किया जाए, जैसा कि जहाजों पर हमले में हुआ है, तो अमेरिका का मजबूती से जवाब देना बेहद जरूरी है। यह मार्क रूट कह रहे हैं, नेटो चीफ। जबकि इस जंग के
शुरुआती चरण से लेकर अंतिम चरण तक नेटो अमेरिका के साथ नहीं था, अमेरिका की गतिविधियों का विरोध कर रहा था और उसे गलत बता रहा था। लेकिन क्या ईरान को आईआरजीसी कंट्रोल कर रहा है? वो आईआरजीसी जो हमास, हिजबुल्ला और हुती के जरिए अलग अलग देशों के अंदर आतंक फैलाता है। वरना सोचिए जरा, भारत एक शांतिप्रिय देश, भारत ईरान के साथ व्यापारिक समझौते करता है, उसके बावजूद हॉर्मुज में भारतीय टैंकर को वापस लौटाया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुजर एक भारतीय तेल टैंकर को ईरानी सुरक्षा बलों ने आगे बढ़ने से रोक दिया। बताया गया कि जहाज ओमान के अस्थायी समुद्री कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि ईरान चाहता है कि सभी जहाज उसके तय किए गए मार्ग से गुजरे। रेडियो संदेश के जरिए टैंकर को निर्देश दिए गए कि वो अपना रास्ता बदल ले। इसके बाद जहाज को वापस लौटना पड़ा। इस घटना ने संकेत दे दिया कि हॉर्मुज में समुद्री आवाजाही अब पहले जैसी सामान्य नहीं रही। इससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों और तेल कारोबार से जुड़े देशों की चिंता बढ़ गई है और यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब हर जहाज पर विशेष नजर रखी जा रही है। कमाल की बात यह कि भारतीय जहाज जो था वो ओमान कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले ओमान और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने हॉर्मुज के पास एक अस्थायी समुद्री कॉरिडोर बनाया था ताकि तनाव के बीच व्यापारी जहाज सुरक्षित निकल सके। इस रास्ते का उद्देश्य समुद्री व्यापार को जारी रखना था, लेकिन ईरान इस व्यवस्था से पूरी तरह सहमत नहीं। उनका कहना है कि उनके निर्देशों का सभी को पालन करना चाहिए और इसी मतभेद के कारण कई जहाजों को रेडियो संदेश देकर ईरान की आईआरजीसी रास्ता बदलने की चेतावनी दे रही है। भारतीय टैंकर के साथ हुई इस घटना ने इस विवाद को और गंभीर कर दिया है और इससे साफ हुआ है कि समुद्र में केवल नौवहन ही नहीं बल्कि रणनीतिक नियंत्रण की भी लड़ाई चल रही है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच में पहली बार ऐसा हो रहा है कि समझौता हो रहा है और टूट रहा है। इससे पहले बहुत समझौते हुए हैं। 1955 में समझौता हुआ, दोषी व्यापार और राजनयिक संबंधों का समझौता हुआ। 1981 में ईरान बंधक संकट खत्म करने का समझौता हुआ। 2003 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने का समझौता हुआ। 2004 में ईरान ने परमाणु संवर्धन रोकने पर अस्थायी सहमति दी, समझौता हुआ। 2013 में परमाणु कार्यक्रम पर अस्थायी समझौता हुआ। 2015 में बाकायदा ईरान परमाणु समझौता हुआ, प्रतिबंधों में राहत के बदले परमाणु सीमाएं तय की गई। 2016 में परमाणु समझौता लागू हुआ। 2018 में अमेरिका JCPOA के बाहर निकल गया और प्रतिबंध दोबारा लगा दिए गए। 21-22 में 2015 के समझौतों को वापस लेने की कोशिश की गई। 2023 के अंदर कैदियों की अदला बदली दोनों देशों के बीच में हुई समझौता हुआ। 25-26 में परमाणु मुद्दे और प्रतिबंधों पर नई बातचीत का समझौता हुआ। जून 2026 के अंदर तनाव कम करने और बातचीत आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ, लेकिन हर बार की तरह समझौता एक बार फिर टूटा, सीजफायर टूट गई और जंग की एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो शायद दुनिया को एक बार फिर से तेल संकट, गैस संकट, मंदी और महंगाई की जद में ले जा सकती है। लेकिन इस सब के बीच में भारत तैयार है, क्योंकि भारत ने इस जंग के बीच में कई वैकल्पिक मार्ग तैयार किए हैं, कई देशों के साथ ट्रेड को शुरू किया है, कई देशों के साथ तेल और गैस का आयात शुरू किया है। इसलिए इस बार बहुत जल्द भारत पर असर पड़ने की संभावना कम है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।